बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौकांकर जी, सभी हमारे साथ हैं। अब थोड़ी महाराष्ट्र की खबर, थोड़ी बंगाल की खबर आपको देते हैं। कुछ और भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, उनकी बात भी हम लोग करेंगे जल्दी जल्दी। पहले बात उद्धव ठाकरे साहब की करते हैं। ठाकरे साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी में, क्योंकि 2-3 दिन नहीं था, वो शायद अलग अलग जगह दौरों पे जा रहे हैं। जो सांसद उनको छोड़ के गए हैं, सबकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के बता रहे हैं कि ये देखिए ये गद्दार है। और ये भी उन्होंने कहा इसको बागी मत कहो, इनको ये गद्दार है। 6 सांसद 9 में से उनके लोकसभा के टूट करके चले गए थे। और अब तो मैंने देखा शायद वो अब कमर्शियल फ्लाइट से चलते हैं, कैटल क्लास में भी चलते हैं। आजकल तो उसकी तस्वीरें वगैरह भी आ रही हैं। एक तो तस्वीर ऐसी आई जिसमें वो और फडणवीस जी आजू बाजू बैठे। पहले तो यकीन नहीं आया मुझे, ऐसा हो सकता है चीफ मिनिस्टर बगल में नहीं थे, लेकिन आगे की दो रो में एक ही फ्लाइट में एक तरफ आदित्य और उद्धव थे और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस थे। खैर एनीवे, तो ये अब वो खूब अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। जाहिर है, बिल्कुल गुस्सा उनका होना वाजिब है। बिल्कुल दूसरी टूट पार्टी के अंदर हो गई है। अब उनके विधायकों के भी बागी होने का खतरा बन रहा गया। लेकिन सांसदों के शिंदे कैंप में शामिल होने के बाद उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 20 में से 17 विधायक पहुंचे थे। लेकिन इसके बावजूद विधायकों में टूट की खबर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने ये अपनी तरफ से क्लैरिफाई किया, हालांकि कोई बात को मानेगा नहीं। उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं तोड़ रहे, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें, लेकिन इनके लोगों की नाराजगी है, ये हमसे संपर्क करते हैं। मूल रूप से हम सभी एक ही हैं, क्योंकि हम सभी शिव सैनिक हैं। इनफैक्ट संजय निरुपम खुद शिव सैनिक हैं, इससे पहले कांग्रेस में, तो उससे पहले शिवसेना में ही थे। कह रहे लोग तो हम एक ही हैं, विचार एक ही है सभी का। अब वहां पर लोग सांस नहीं ले पा रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अब विधायकों की बारी बता रहे हैं। यह स्पष्ट कर दूं कि हमारी तरफ से कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है। हम लोग कोई अपनी तरफ से उद्धव ठाकरे जी के विधायकों को लुभाने पटाने में लगे हैं, ये एकदम बकवास है। अब उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है उबाठा, उसके पूरे कैडर में असंतोष है। वो अपने नेतृत्व से नाराज है। इसी नाराजगी का एक प्रतिफल आपको दिखा जब उनके 6 सांसद निकल करके हमारे पास हैं। अब उनके बहुत सारे विधायक भी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं और वो हमारे संपर्क में हैं। हमारे जो पार्टी के मुख्य नेता हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, वो एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और जिस तरीके से वो शिवसेना का कामकाज कर रहे हैं, उससे उबाठा के लोग बहुत प्रभावित रहते हैं। तो वो धीरे धीरे स्वयं हमारी पार्टी में आने के लिए इच्छुक होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विधायक आना चाहते हैं। कब होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा, उबाठा का पूरा कैडर बड़े पैमाने पर इस समय हमारे पास आ गया है। अब जो थोड़े बहुत बच्चे हैं, जिसमें सारे योग्य लोगों को, उनको भी लिया जाएगा। कह रहे थोड़े बहुत लोग बचे हैं वहां पर, जितने लोग योग्य लोग हैं सब जो है ले लिए जाएंगे। क्या खबर समीर जी, बात सही है कि विधायक जा रहे हैं? तो मैंने सुना कि महाविकास अघाड़ी के मतलब एनसीपी, शरद पवार, कांग्रेस और इनकी सबकी एक संयुक्त बैठक भी बुलाई गई थी शायद, उसमें नहीं पहुंचे, बहुत विधायक नहीं पहुंचे, शरद पवार नहीं पहुंचे, काफी विधायक नहीं पहुंचे। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम एक है कि नहीं, कि अलग अलग रास्ता अख्तियार कर लें। अभी 3 सांसद उद्धव ठाकरे के पास बचे हुए हैं। उसमें से खबर ये आ रही कि नासिक के जो सांसद है उनकी भी बातचीत हो गई है, वो भी राजाबाग वजह जाने की तैयारी में है, क्योंकि उनका लोकल इश्यू था। नासिक कैसरीगढ़ में अभी तक गए नहीं थे। तो फिर उद्धव ठाकरे के पास से 2 ही सांसद बचेंगे, अरविंद सावंत और अनिल देसाई बंबई के। बाकी तो फिर सब जा रहे हैं। और विधायकों की जहां तक बात है, अब विधायक भी क्या करें, जो सांसदों की समस्या है वही विधायकों की समस्या है। बीएमसी आपके पास है नहीं, अब ठेका कहां से करेंगे? सरकार आपके पास राज्य में नहीं है, बीएमसी आपके पास नहीं है, केंद्र में आपके पास सरकार नहीं है। विधायक तो बीएमसी में ठेकेदारी करके पैसे कमाते थे, राज्य सरकारों में अपना काम करके पैसे कमाते थे। अब उद्धव ठाकरे के पास देने के लिए विधायकों के पास कुछ नहीं है। तो विधायकों तो आदत पड़ी हुई है ना कि भाई हमेशा से ठेकेदारी। तो अब मुझे लगता है कि वो सांस लेने की समस्या नहीं है, पैसा ना आने की समस्या सबसे बड़ी विधायकों के साथ है। तो मुझे लगता है कि वो जाने की तैयारी देख रहेंगे। लेकिन उसके अलावा भी उद्धव ठाकरे का जो व्यवहार है, इसमें दम कितना है कि अब टूट रहे हैं विधायक? नहीं जाएंगे। इतने बड़े सांसद अगर गए तो फिर विधायकों को तो सबसे बड़ी चिंता होगी ना। सांसद तो फिर भी बहुत सारे चाहिए, 15-16 चाहिए, नहीं चले जाएंगे। 20 है ना इनके पास, 20 सांसद है और जाएंगे आने वाले समय के अंदर। आज नहीं जाएंगे, 3 महीने के बाद जाएंगे, ये तय है कि जाएंगे। लेकिन अगर लगता है आधे विधायक भी चले जाते हैं और वहां चुनाव होते हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे की इतनी हैसियत है कि वो अपने विधायकों को जितवा कर लेकर आ पाएंगे? 6 विधायक आपको चलेगा, इस्तीफा दे दिया, विधानसभा के उपचुनाव होंगे वहां पर, तो उपचुनाव में तो वही जीतेंगे जो अभी एकनाथ उद्धव ठाकरे के विधायक है। तो जाना तय है। खबर ये भी आ रही है कि 17-18 कॉर्पोरेटर जो बीएमसी के, वो भी एकनाथ शिंदे के साथ संपर्क में,
क्या वो भी जाने वाले? तो उद्धव के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक समस्या उत्पन्न हो गई है और इसके लिए उद्धव खाली हो जाएगी उद्धव ठाकरे की पार्टी, बिल्कुल खाली होगी। उद्धव ठाकरे का व्यवहार इसके लिए जिम्मेदार है, जिस तरीके से लोगों से मिलते नहीं है। एक सॉरी मैं आपको आप सुनाता हूं उद्धव ठाकरे की बात। सांसदों के बागी होने के बाद उद्धव ठाकरे अब उन इलाकों में जाकर रैलियां कर रहे हैं जहां के सांसद थे और धोखा दे दिया। अब इस सिलसिले में उद्धव ठाकरे पहले यवतमाल गए, वहां संजय देशमुख उन 6 सांसदों में से एक थे जो कि शिंदे गुट में चले गए। अब उद्धव ठाकरे ने संजय देशमुख पर गद्दारी का आरोप लगाया और कहा कि जब मैंने सांसदों की बैठक बुलाई थी तो संजय देशमुख ने कहा कि बेटी का रिश्ता फाइनल करने के लिए जा रहा हूं तो आ नहीं पाऊंगा। उसके 2 दिन बाद उसने कहा कि मैंने रात लिखने उद्धव ठाकरे मैंने रात को फोन किया, मैंने कहा हो गया बेटी का रिश्ता तय हो गया? उन्होंने कहा साहब हो गया। और 2 दिन बाद मुझे पता चला कि इनका रिश्ता कहां पर तय हो गया था। फिर वो रैली में संजय देशमुख का एक पुराना बयान सुनवा रहे हैं फोन पर ऐसे, जिसमें वो कह रहे थे कि संजय देशमुख ने कहा कि उन्होंने अपनी मां से कहा था कि वो उद्धव गुट का मतलब उद्धव ठाकरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आणि त्यावेळेस त्यांनी मला ते कानावर आहे की जेव्हा कोणी संकटात असेल तेव्हा जात पात धर्म न पाहता त्याच्यासाठी आपण धावून गेलो पाहिजे। आज शिवसेना संकटात होती, माझी आई 83 वर्षाची होती, तिनं सुद्धा सांगितलं की शिवसेनेसाठी आपल्याला जायचं। थोडेसे बदल झालेले आहात आईची आठवण काढून तर हो आता आईची आठवण आलेली आहे, मला सांगितलं होतं शिवसेनेला सहकार्य करत म्हणून आज मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी आईचं स्वप्न पूर्ण करता आहे म्हणून तुम्ही ठाकरे बरोबर आहे। अब वो कह रहे हैं कि वादा किया था कि मैं ठाकरे के ही साथ रहूंगा और फिर भी चले गए। कोई बहाना बना के चला गया, कोई बच्चे की कसम खाई फिर भी चला गया। कसमें खिलाने की नौबत क्यों आई थी और अब इससे कुछ हो जाएगा हासिल क्या त्रिपाठी जी? नहीं, ये सब मुझे लगता है कि आज के समय में हास्यास्पद ज़्यादा होता है। ये वीडियो अच्छा लगता जब उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ होते, तब उनका एक नैतिक बल होता है, एक नैतिक आधार होता। जिस पार्टी के साथ फ्री पोल अलायंस में वो रहे और उसके बाद वो दूसरी जगह चले गए सिर्फ किस लिए कि मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो उद्धव किसको कहेंगे? आखिर उसको भी लगा होगा, उसको दिखा होगा कि बेहतर है तो वहां चला गया। और जब आप ऐसे रैली में या किसी पब्लिक में इस तरह से करने की एक सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं तो जनता सहानुभूति के बजाय आपको और कमजोर समझती है। 1-2 लोग जो बचे हुए होंगे वो भी चले जाएंगे, कमजोरी समझती है। ये लाचारी दिख रही है। हाँ, लाचारी, मुझे लगता है लाचार, कि बेबस। तो जो 2-4 लोग और बचे वो भी चले जाएंगे। लाचारी दिखती है कि भाई जो उनका नेता है वो उतना उसके साथ खड़े होने के लिए कोई अब तो लोग खड़े नहीं आ रहे, तो ये कमजोरी दिखाई वादा करके जा रहे हैं। वैसे मैं तो ये 2 चीजें मुझे याद आई कि उद्धव ठाकरे जी ने क्या वादा किया होगा बाला साहब ठाकरे के साथ कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। और दूसरी बात मुझे बाला साहब ने जरूर वादा किया था कि वो कांग्रेस के साथ कि मैं बाला साहब ने कि मैं शिवसेना की कांग्रेस नहीं होने दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा। और मुझे पता नहीं, मैं अभी हरजीत से हम बात कर रहे थे, हरजीत से बात हो रही थी तो वो बोले कि भाई माँ ने क्या कहा था बाद में वो भी तो बताते उनको। खैर वो अलग इश्यू है। लेकिन एक किस्सा में आपको एक छोटी सी बात याद आ गई। अरुण जेटली जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता होते थे। लाचारी पर आपने बात की ना, तो उन्होंने कहा कि बहुत बार होता है कि पार्टियों में आपकी जगह नहीं रहती, कमजोर हो जाती है, मतलब समय के हिसाब से कभी आपकी जगह है कभी नहीं है। तो बोले जो मजबूत नेता होता है ना वो कभी पार्टी की बैठक से आकर बाहर ये नहीं कहता कि उसकी नहीं चल रही। बोले चल तो वैसे भी नहीं रही होती है, लेकिन बोलेगा नहीं, जिनके सामने खड़ा है वहां पर ये बताना कि उसकी नहीं चल रही, ये उल्टा और नुकसान करता है। ये स्थिति यहाँ पर और वो काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। अब ममता जी की खबर बता देता हूँ आपको, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लागू है सर। हाँ मतलब वो जेटली जी ने ममता जी वाली खबर भी इंटरेस्टिंग है। विधानसभा चुनाव में हार हुई ममता जी, उसके बाद अब पार्टी टूट गई, सब कुछ हो गया। अब तो उनके लोगों ने उनको अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। अब ममता बनर्जी पहले शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। 21 जुलाई को हर साल ममता बनर्जी एक शहीदी दिवस मनाती हैं। मुझे बहुत डिटेल नहीं मालूम वो किस आयोजन में, किस प्रयोजन में होता है। शायद उनके लोग कभी किसी पॉलिटिकल आंदोलन में मारे गए होंगे, हाँ उसके लिए होता है। तो पार्टी के वक्त में, सरकार के वक्त में वो उनका एक एनुअल डे है। जैसे शिवसेना वाले अब दोनों शिवसेनाएं जो है दशहरे पे रैली करती है, ऐसे ये इनका मेन डे है 21 जुलाई। तो अब
इसके लिए समर्थकों के साथ फोन पर वो बात कर रही थी, छपी हुई खबर है। कुणाल घोष के थ्रू फोन पर कुछ पार्टी वर्कर्स के साथ उन्होंने मीटिंग की, फोन पर वो 12 मिनट बोली और इस में उन्होंने ये दावा किया कि चाहे 5 लोग आए लेकिन मैं वो सभा करूंगी। अच्छा। अब ये भी सिमिलर वैसी खबर, वैसी की वैसी बात कि आप कह रहे हो चाहे 5 लोग रह जाए। अरे क्यों आप ये कह रहे हो कि 5 लोग रह जाएंगे? और इस पूरे मामले में ट्विस्ट बागी गुट के नेता ऋतव्रत बैनर्जी के दावे से आ गया। ऋतव्रत ने जो वो असली टीएमसी होने का दावा करते हुए पुलिस से 21 जुलाई को उसी जगह पर रैली करने की परमिशन मांग ली है जहां पर इन्होंने मांगी है, सेम शिवसेना वाली प्रॉब्लम्स। लेकिन ये कहना कि हम 5 लोग भी रह गए तो हम क्या क्या वो आपने कहा तो जरा संदर्भ में बता दूं। 21 जुलाई 1993 को राइटर्स बिल्डिंग पर जो प्रोटेस्ट हुआ था, राइटर्स चलो अभियान, और इसमें जो बड़ा रोचक है, फोटो वोटर आईडी कार्ड की डिमांड की गई थी, जिससे जो साइंटिफिक रिगिंग बंगाल के संदर्भ में होती थी, यानी कम्युनिस्ट जो साइंटिफिक रिगिंग करते थे, उसको खत्म करने के लिए फोटो वोटर आईडी कार्ड चाहिए। इसके लिए ममता जी ये मांग कर रही थी। और अभी पूरे चुनाव में देखिए हम लोग भी इस संदर्भ को भूल गए और इसी में 13 युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए। बताइए। और उसके बाद यह, यानी फोटो वोटर आईडी कार्ड जो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जो अभी कर रहे थे एसआईआर के जरिए, जिसका विरोध ममता जी कर रही थी, वही ममता जी कर रही थी जिसमें यह सब हुआ था। संदर्भ के लिए बड़ा जरूरी था। 5 लोग भी आएंगे लेकिन रैली तो होगी। अपनी कमजोरी साफ दिखा रही हैं। उनको ये भरोसा नहीं है कि बहुत सारी भीड़ आ जाएगी, और इसका कारण भी है कि सत्ता जाने के बाद उन्होंने एक मार्च निकाला था, एक धरने प्रदर्शन पर बैठी थी, तो 500 से 1000 के बीच में कहा जाता है कि लोग वहां पर आए। अभी जो हुआ था ना, अभी हुआ था। और वैसे जब ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी और तब वो सड़कों पर निकलती थी तो 1000 लोग तो उनके पीछे होते थे, और सड़क के किनारे जो है खिड़कियों से झांकने वाले लोगों की कतारें लगी होती थी। तो सत्ता जाने के बाद अंतर तो आता है, और वही अंतर जो है अब जब पार्टी भी आपके हाथ से चली गई, सांसद भी आपके हाथ से चले गए, आप जानते हैं कि पार्टी का हश्र क्या होने वाला है। आप पार्टी के अब सर्वसर्वा नहीं रह गए हैं, जो संगठन है वो कहीं और शिफ्ट कर गया है, लोग किसी और के साथ हैं, आपके नेताओं पर अंडे फेंके जा रहे हैं, आप इतने अनपॉपुलर हो गए हैं। इसी का पूरा इनकी लोकल बॉडी लेकिन अभी इनके पास है शायद। मैंने कहा ना, इसी का उपसंहार सामने दिख रहा है। उनको भरोसा नहीं है, उनको भरोसा नहीं है कि हजारों आदमी वहां पर जुट जाएंगे। और दूसरी बात, ऋतुव्रता बनर्जी ने जब वहीं पर किया है, तो आपको क्या लगता है सरकार किसको परमिशन देगी? सरकार ऋतुव्रता बनर्जी को ही परमिशन उस लोकेशन पे तो शायद उन्हीं को देगी, इनको कहीं और दे देगी, फिर झगड़ा फिर होगा। तो इसलिए ये 20 दिन आगे की बात है। ये भी कौन टीएमसी का प्रमुख क्लेम करने वाला है, ये भी यहाँ से निकल कर सर दो आप कह रहे थे कि स्थानीय, तो लगता है अभी भी सायोनी घोष जी इधर चली आई, जो जिनको युवक कांग्रेस का बना, युवक तृणमूल कांग्रेस का बना दिया था, तृणमूल छात्र चली आई इधर। 21 जुलाई को खैर असली टेस्ट हो जाएगा, बड़ा टेस्ट हो जाएगा 21 जुलाई। आगे 2 खबरें हमारे सुरक्षा से जुड़ी हुई 2 खबरें हैं, दोनों पर कल से मैं देख रहा हूं बहुत बयानबाजी और बहुत वो हो रहा है। अब देखिए साहब, ऑपरेशन सिंदूर पर कैसे पॉलिटिक्स करने की कोशिश हो गई, और फिर मैं कहता हूं बेसिक रिसर्च के अलावा तो हम मेरे जैसा आदमी भी प्रोग्राम नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले भारत के 6 जाबाजों के नाम सार्वजनिक किए गए, और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये मोदी सरकार 1 साल तक इसने देश के शहीदों के नाम छुपाए, देश को अंधेरे में रखा, गुमराह किया, कहा हमसे कि हमारा तो एक भी कोई व्यक्ति हमारा जो है वो उसकी जान नहीं गई। रक्षा मंत्री ने संसद में कैसे ये बात कही थी। इसके बाद डिफेंस डिपार्टमेंट का, रक्षा मंत्रालय का बयान आ गया, नोट आ गया, और उन्होंने कहा कि यह बात सरासर गलत है, यह कहना कि हमने कभी स्वीकारा नहीं, हमने तो यह बात तभी स्वीकार ली थी 11 मई 2025, 10 मई को खत्म हुआ था जहां तक मेरी जानकारी है ऑपरेशन सिंदूर, मतलब पॉज हुआ था। और 11 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन होते थे,
जो लड़ाई के दौरान ये मेरे ख्याल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हमारे 5 लोग शहीद हुए। I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families, and we express our solidarity to them in this lifetime and beyond. ये 11 मई का बयान है। कांग्रेस का कहना यह है कि ये नाम क्यों नहीं पहले बताए गए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये सबके हमारे शहीदों के नाम अब जो वॉर मेमोरियल है वहाँ हमेशा के लिए अंकित कर दिए जाते हैं। इनके नाम शायद वहाँ पर अंकित जो हैं वो हो चुके हैं। इसमें एक बात ज़रूर है कि रक्षा मंत्री का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट था, उसमें ज़रूर उन्होंने एक सेंटेंस कहा था कि हमारा कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सेना ही स्वीकार कर चुकी थी। जब लड़ाई के चौथे दिन स्वीकार ऑफिशियली कर चुकी तो ये बचा क्यों था? फिर ये कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी की गई? जी त्रिपाठी जी। देखिए, कई बार लगता है ना कि राजनीति में सत्ता पाने के लिए कुछ आप जब कर रहे होते हैं तो थोड़ा अतिरेक भी चलता है। कई बार ये भी चलता है कि आप थोड़ा झूठ बोल दें, कई बार ये भी चलता है जैसे 2024 में वो नाम है, सॉरी वो देखिए नाम, ये वॉर मेमोरियल पे नाम है। नहीं, नाम है, सबके नाम है, और दोनों का अंतर जरा समझना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो सदन में बयान दिया था, वो जिस वक्त आरोप ये लगाया जा रहा था कि हमारे राफेल गिर गए हैं और उसमें लोग इसको दरअसल कांग्रेस पार्टी क्यों इतना झूठ अफवाह फैलाती है सेना के संदर्भ में, देश की सुरक्षा के संदर्भ में? ये सीधे सीधे सेना के मनोबल जुड़ा हुआ। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जो सैनिक थे, जो उनकी वीरता के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुए, उसका रिकॉर्ड, और आपने तो बयान ही सुना दिया डीजीएमओ का बाकायदा। और ये भारत वो नहीं है भैया, भारत अपने सैनिकों को छोड़कर नहीं जाता है, भारत उनको छिपाता नहीं है, भारत उनको पूर्ण सम्मान के साथ रखता है। हमारे जब गलवान में 21 जवान गए थे जिस वक्त चीन के उनके उस लड़ाई में, तो चीन ने अपने किसी जवान का जिक्र नहीं किया। वहां वीवो पर जाने क्या क्या तमाशा हुआ। भारत ने सबको ससम्मान एक एक सैनिक को, एक एक व्यक्ति को वहां तक पहुंचाया। और सचमुच ये बड़ी चिंता की बात है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे संवेदनशील और गंभीर मसले पर भी झूठ बोलती है, अतिरेक में वहां तक चली जाती है जो सीधे सीधे सेना विरोधी कृत्य है, सेना का मनोबल तोड़ने वाला कृत्य है। अरे आइए, अब मैं आपको दूसरी खबर बताता हूं। ये भी अजीबोगरीब सी खबर कई दिनों से चल रही है। ये खबर ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी ये खबर चल रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1 साल से बातचीत चल रही है, और उसके जगह भी बता दिए गए कि कौन कौन सी बैंकॉक में हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है, तो हमारी वहां बात हो रही है। वही खबर दे दीजिए। तो 4 जगहों के नाम लिए गए कि यहाँ एक खबर दे दीजिए मुझे, ये इसके नाम बताने हैं मुझे कि क्या भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत की, क्योंकि हमारा ऑफिशियल स्टैंड ये है कि अब पाकिस्तान के साथ टॉक्स एंड टेरर कभी नहीं होगी। दावा यह है कि 4 मीटिंग हो गई और मुलाकातें हुई लंदन में, दोहा में, थाईलैंड में, श्रीलंका में। खबर यह है कि सबसे लेटेस्ट और बड़ी सीक्रेट मीटिंग हुई है वो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। खबर नहीं, सॉरी, चर्चा लोगों के बीच में सोशल मीडिया पर। अब इसे ट्रैक डिप्लोमेसी कहते हैं सर, ज्यादा बताएंगे। और इसको तो ट्रैक 2 भी नहीं कहा जा रहा, ट्रैक 1.5 किसी ने लिखा, ये तो ट्रैक 1.5 है। अब किसी ने लिख दिया साहब कि आरएसएस के नेता है राम माधव जी, वो, हाँ सुनिए, कि राम माधव जी एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, और उस कॉन्फ्रेंस वो भी ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें भारत की तरफ से वो शामिल हुए। इसमें यूजुअली पुराने राजनयिक, डिप्लोमेट, सेना के अधिकारी, पत्रकार, कुछ नेता, ऐसे लोग शामिल होते हैं। तो उसमें कहा गया कि भाई भारत की तरफ से ये शामिल हुए थे। तो राम माधव जी ने इसका बिल्कुल डिनाई किया है कि ये खबर बिल्कुल गलत है, वो कोई ट्रैक 2 डायलॉग नहीं था, वो एक एनुअल साउथ एशिया डायलॉग था जो हर साल होता है, और उसमें मेरा जाना केवल एक वक्ता के तौर पर था, इससे ज़्यादा मेरा उसके अंदर कोई रोल नहीं था। फिर एक बहुत सीनियर एक डिफेंस जर्नलिस्ट हैं नितिन गोखले, उन्होंने तो पूरी डिटेल छाप दी कि ये सारी के सारी 4 जगह जो बताई गई, यहाँ जो भी बातें होती हैं, मतलब कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो हर साल होती हैं, हर साल। और हर साल हमारी तरफ से भी कोई जाता है, पाकिस्तान की तरफ से भी कोई आए, दुनिया के कई देशों से उसके अंदर लोग आते हैं।
तो ये कहना कि हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, तो आपने अगर कहीं ये खबर पढ़ ली हो कि पाकिस्तान से कोई भारत पीठ पीछे अब देश के बात कर रहा है, तो ये बात सरासर गलत है अभी तक। जी सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछले करीब 2 महीने से बात चल रही थी कि कतर के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, कतर के अंदर बात थी, और कतर तो बड़ा इसके मामले में बड़ा इनफेमस जगह है। सब जगह डायलॉग और डिस्कशंस जो है इस प्रकार का बैक चैनल डिप्लोमेसी के लिए जाना ही जाता है। और टच में तो हर देश का हर आदमी रहता ही है किसी न किसी के साथ। तो हमें भी थोड़ा सा शक हुआ था, ऐसा नहीं है। मतलब शक हो गया था? हाँ बिल्कुल हुआ था, हमें भी ऐसा शक हुआ था कि क्या वाकई ऐसा चल रहा है कहीं, लेकिन हमें लगता था, भरोसा था कि प्रधानमंत्री ये ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि इस मामले पर भारत सरकार बहुत स्पष्ट है। और जब दूसरी बात, जब भरोसा हो गया नहीं, जब चूंकि नहीं, दूसरी बात, उससे बल कैसे मिला? बल इसलिए मिला क्योंकि जब अमेरिका के अंदर राम माधव जी का स्टेटमेंट आया और साथ में दत्ता जी होसबोले का भी जब आया, तो मुझे लगा भी तो आ गया ना कि भाई बातचीत होनी चाहिए, सबसे होनी चाहिए। तो मुझे लगा क्या वाकई कहीं बातचीत ऐसी चल रही है क्या, सुगबुगाहट है क्या जिसकी पृष्ठभूमि बन रही है, तो उसमें थोड़ा सा लगा। लेकिन ये खबर निकलने के बाद अब बहुत स्पष्ट हो गया आपको कि भारत कोई पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा। यही हमारी इच्छा भी यही थी। नहीं, अब राम माधव का नाम आएगा तो क्या राम माधव भारत सरकार की तरफ से बात करने जाएंगे या नरवणे बात करने जाएंगे? अगर राम माधव नरवणे जी का भी नाम आया कि वो भी कहीं किसी मीटिंग मतलब ही नहीं है कि नरवणे आ रहे और राम माधव का नाम पूरा आर्मी चीफ बात करनी होगी, तो भाई भारत को डिप्लोमेट करेगा, कोई ऑफिशियल करेगा। राम माधव अगर जा रहे हैं तो राम माधव तो किसी भी स्थिति में बात की तरह से बातचीत की पैरवी नहीं कर सकते। और इस तरह के सोशल मीडिया पे बहुत खबर डिप्लोमेसी का मतलब क्या यही होता है, ऑफिशियल एंगेजमेंट किए बिना दोनों देशों के लोग संबंध सुधारने पर कुछ बात कर ले। जो लोग मोदी सरकार के करते रहे उसमें राम माधव शामिल नहीं है, या एक चैनल ऑफ डायलॉग कम से कम बना रहा है, इसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी। लेकिन देखिए एक बात, हाँ बिल्कुल, ट्रैक टू डिप्लोमेसी का मतलब ही अनऑफिशियल है। इस वक्त क्या चल रहा है ऐसा कुछ? देखिए वो हमेशा ही चलता रहता है, इसको आप इस तरह से खंडन कर दें वो नो, बट स्पेसिफिकली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर टू नॉर्मलाइज रिलेशंस बिटवीन टू नेशंस। डिप्लोमेसी में हमेशा बातचीत चलती रहती है ट्रैक टू की, इसको आप मानकर चलिए। इसको खंडन सरकारें तब तक करती है जब तक कि औपचारिक कहीं पर प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच जाए, और राम माधव जी का नाम उसमें शामिल होने से ये बात ज्यादा पुख्ता होती है। उनके डिनाई करने से ज्यादा नहीं, डिनाई करने की नहीं कह रहा हूँ, डिनाई तो बाद में उन्होंने किया। नहीं, राम माधव जी का नाम आया इसलिए कह रहा हूँ मैं। राम माधव जी संघ की तरफ से विदेश नीति के बड़े जानकार और बड़ा लंबा काम करने वाले लोग हैं। राम माधव अमेरिका में बहुत लंबे समय तक काम करते रहे। आप कहने इसको डिनाई ना करें, मुमकिन है मतलब सरकार और नितिन गोखले डिजायरेबल है। डिजायरेबल तो अलग शब्द है, लेकिन मैं क्या है ये डिजायरेबल कि हम चाहे हमारी तरफ से कोई भी आदमी अनऑफिशियल कैपेसिटी में भी पाकिस्तान से देखो, नितिन को मैं जानता हूं, नितिन गोखले हमारे साथ ही काम किया, बहुत अच्छे डिफेंस एक्सपर्ट है। मैंने उनको कोट किया, तो वो बहुत, और वो जेन्युइन बात करते, कोई ऐसा वो बात नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, और ये जो होती हैं एक्चुअली ये सेमिनार्स होती क्यों हैं? ये सेमिनार्स भी इसी प्लेटफॉर्म को जगह देने के लिए होती है। आपने डिजायरेबल का जवाब नहीं दिया। डिजायरेबल तो अब सरकार को पता होगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी हमेशा तब तक ये बात नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं भाई, अगर पाकिस्तान को समझ में आ रहा हो कि हमें बात करनी है, पाकिस्तान जिस बुरे हाल में है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, उसको दाना नहीं मिल रहा है, उसकी बदहाली है, और वो कहे, बहुत अच्छी बात याद कहे कि हम आतंकवाद नहीं करें, तो बात होनी चाहिए भाई। दो देशों के सेकंड दूंगा और बस टाइम हो गया। हाँ, अब पाकिस्तान के हैंडल ये खबर उड़ा रहे हैं कि ये डिप्लोमेसी जो चल रही है इसमें भारत कह रहा है कि तुम अपना एयर स्पेस हमारे लिए खोल दो और हम तुम्हारा पानी खोल देंगे। इस नाम पे बताया जा रहा है ट्रैक टू डिप्लोमेसी की जा रही है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान न इस औकात में है, ठीक है, न उसकी कभी स्थिति रही है कि वो भारत से शर्तों पर बात करे। हो सकता है कि वो चाहता हो, बहुत बुरे हाल में है भाई, कब तक चंदा देके दान देके कृपा पे चलेगा। कुछ समय नहीं रह गया। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर, बहुत करोड़ बात हुई। त्रिपाठी जी, विजय जी, प्रभा साहब, आपका, समी जी, बहुत शुक्रिया आपका।